नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम नेट जेआरएफ असिस्टेंट और अन्य जितने भी टीचर से संबंधित जितनी भी पात्रता एग्जाम है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जेक्ट के ज्योग्राफी को लेकर यहाँ पर हम सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम यहाँ पर अभी इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जब हम पेनिनसुलर इंडिया की स्टडी करते हैं तो इसमें दो तीन शब्द आते हैं कि एक आता है प्रायद्वीपीय क्या है और एक आता है पेनिनसुलर इंडिया। कई बार हम यूज करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, कई बार पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेटू। तो ये सारे शब्दों में आखिर अंतर क्या है, तो आज की क्लास में इन सारे शब्दों को समझेंगे कि इन सारे शब्दों में आखिर अंतर क्या है। तो आज जो आपका क्लास रहेगा वो रहेगा पेनिनसुलर इंडिया पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पेनिनसुलर प्लेटू और मैं बोल क्या रहा हूं, पेनिनसुलर इंडिया। तो प्लेटू और इंडिया में क्या डिफरेंस है ये भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेनिनसुलर इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर की पठार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम पठार के बारे में समझेंगे। व्हाट इज प्लेटू? अ प्लेटू इज अ ब्रॉड एलिवेटेड एरिया ऑफ द फ्लैटलैंड, essentially a flat topped tableland that rises sharply above the surrounded trees। मतलब जो पठार है, अ ब्रॉड एलिवेटेड एरिया मतलब एक व्यापक उठा हुआ या समतल भाग है, उठा हुआ एक समतल भाग है। तो आप देखेंगे इसका जो टॉप रहता है हमेशा, तो प्लेटू का जब भी टॉप रहेगा, ये ऊपर का जो टॉप आप देख रहे हैं ये टॉप कैसा है, पूरे का पूरा फ्लैट है। और उसके साथ साथ ये नीचे से क्या है, काफी ज्यादा ऊपर की ओर उठा भी हुआ है। फ्लैटलैंड एसेंशियली अ फ्लैट टॉप्ड टेबल माउंट, मतलब ये एक तरीके से टेबल की आकृति का हमें देखने को मिलता है। दैट राइज शार्पली अबव द सराउंडेड एरिया, जो जो नजदीक के क्षेत्र से ऊपर उठा होता है। तो जो नजदीक के क्षेत्र से क्या, ये इसका नजदीक का एरिया, तो इस क्षेत्र से आप देखेंगे ऊपर उठा हुआ जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटू। तो सिंपल याद रखेंगे, प्लेटू एक ऐसा उठा हुआ भाग है जो ऊपर से समतल होता है। तो प्लेटू अपनी नजदीक क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से क्या रहेगा, बिल्कुल समतल खंड में रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं, अब इंडिया को पठार क्यों कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार की, कि भारत को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। तो पहले तो प्रायद्वीप को समझते, तो पहले तो हमने पठार को समझा, अब हम समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। आ लैंड एरिया सराउंडेड बाय द थ्री साइड ऑफ वाटर, तो ऐसी कोई भी स्थल भूमि जो तीन ओर से, ऐसी कोई भी स्थल भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी है, जल या सागर से घिरी है। तो ऐसी कोई भी स्थल भूमि जो तीन और पानी से घिरी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और द्वीप किसे कहा जाता है, ऐसा लैंड एरिया जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा लैंड जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, हम द्वीप बोलते हैं। और जो तीन और पानी से घिरी हुई भू आकृति उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे तो हमें भारत में भी कुछ ऐसा, तो प्रायद्वीप का मतलब होगा इस तरीके का कोई लैंड एरिया जो तीन और पानी से घिरा हुआ, मतलब इसके इस साइड भी पानी है और इस साइड भी पानी है। तो ये जो जल भाग आपको मिल रहा है तो इसी को बोलेंगे थ्री साइड सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज। तो आप क्वेश्चन यहां पर ये आता है, कैन इंडिया बी कॉल्ड ए पेनिनसुला, क्या भारत को एक प्रायद्वीप क्या कहा जा सकता है, क्या भारत एक प्रायद्वीप होगा।
तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो भारत को एक प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है? तो भारत को एक प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जो स्थल भूमि है, भारत की जो स्थल भूमि है, ये 3 और पानी से घिरी हुई है। तो पहला तो हम कह सकते हैं भारत को एक प्रायद्वीप कहा जा सकता है क्योंकि ये 3 और पानी से घिरा हुआ है। और 3 और पानी से किन पानियों से घिरा हुआ है? तो इसके पश्चिम में अरब सागर है, इसके पश्चिम में अरेबियन सी, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी इसी के पार्ट है। तो भारत को एक प्रायद्वीप कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है भारत को एक प्रायद्वीप कह सकते हैं क्योंकि भारत भी क्या है, भारत भी 3 और पानी से घिरा, 3 और पानी से घिरा है। तो इंडिया आल्सो सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर। तो भारत भी 3 और पानी से घिरा हुआ है। और इसके 3 और में कौन कौन से पानी आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो पश्चिम में हमें मिलेगा अरब सागर। तो पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो पूरब में क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत भी क्या है, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र बन सकता है। तो ये इसका पश्चिम भाग हो गया, ये इसका पूर्वी भाग और ये इसका दक्षिणी भाग। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसकी भूमि 3 और समुद्रों से घिरी हुई है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत भी एक प्रायद्वीप है। अब आता है कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय पठार, इंडियन पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है? कम से कम यहां पर 2 चीजों के अंतर तो आपको समझने पड़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय पठार में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम यहां पर पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पेनिनसुला किसे कहा जाता है। जब भी आपको इसका आंसर निकालना होगा तो आपको ये याद रखना है कि पेनिनसुला किसे कहा जाता है। तो पेनिनसुला वो स्थलाकृति जो 3 और पानी से घिरी हुई है। तो 3 और पानी से हमारा भारत घिरा हुआ, तो हम इसको कह सकते हैं ये प्रायद्वीप है क्योंकि इसके साइड अरेबियन सी, इस साइड बे ऑफ बंगाल और इस साइड आपको इंडियन ओशियन मिल जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 3 और पानी से घिरा हुआ है। अब इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहा जा रहा है? ये तो अब पेनिनसुला की बात कहां से होती है? तो ये पेनिनसुला कहां से स्टार्ट होता है? तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसको कहा जाता है विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी याद रखना, विंध्यन माउंटेन। तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग जो 3 और पानी से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में देखो 2-3 चीजें याद रखना। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे विंध्यन पर्वत का, अभी मैं तीनों में अंतर भी बताऊंगा। विंध्यन पर्वत का या विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण संपूर्ण भूभाग, तो दक्षिण का संपूर्ण भूभाग। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जो 3 और पानी से घिरा हुआ है, जो 3 और पानी से घिरा है। तो इन द होल लैंड ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यन माउंटेन एंड सराउंडेड बाय द 3 साइड ऑफ वाटर। और इसमें यह भी आपको बताना होगा कि जो इसकी सीमाएं हैं वो सीमा कैसे निर्धारित करेंगे। तो सीमा में सबसे पहले याद रखेंगे उत्तर की सीमा। तो उत्तर की सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? विंध्यन पर्वत। तो उत्तर की सीमा तो विंध्यन पर्वत के द्वारा निर्धारित हो रही है। अब हम दूसरा देखना है कि जो पश्चिमी सीमा है वो किससे निर्धारित हो रही है। तो पश्चिम की सीमा इसकी लगी हुई है किससे?
अरब सागर से। तो पश्चिम की सीमा किससे लगी हुई है? अरब सागर से लगी हुई है। अब पूरब की सीमा किससे लगी होगी? तो पूरब की सीमा आपकी बंगाल की खाड़ी से लगे। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सा नया चमत्कार आपने बता दिया? ये तो सब जानते हैं कि दिख ही रहा डायग्राम में, लेकिन जो दिख रहा है वो है नहीं, याद रखना। अब हमें यहां पर यह बताना है कि इसमें कौन कौन सी स्थलाकृति आती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चौथा, वो स्थलाकृति आती है। तो स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम प्रायद्वीपीय खंड की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है? तो इस प्रायद्वीप, क्योंकि यहां तक सीमा टच कर रही है तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसके पश्चिम में यहां पर एक पतला सा तटीय मैदान मिलता है पूरे पश्चिम में। तो इस पश्चिम में मिलने वाले तटीय मैदान को और इस साइड पूरब में मिलने वाले पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान। तो यहां पर आपको मिलेगा पूर्वी तटीय मैदान और इस साइड मिलेगा आपको पश्चिमी तटीय मैदान। मतलब इसके अंदर, तो इसकी सीमा मैदान तक थी या पानी तक टच करती? तो इसकी सीमा इस पानी तक टच करती है, ना कि मैदान तक। तो अरब सागर को टच करेगी, बंगाल की खाड़ी को टच करेगी, इसका मतलब इसमें दोनों तटीय मैदान भी शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर अगर आप अंदर जाते हैं, इसके अंदर वाले भाग में जाते हैं, तो पश्चिमी तट के बगल में एक पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी मिलती है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट। और उसी प्रकार पूर्वी तट के बगल में एक पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी मिलती है जिसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो इस तरीके से ये पश्चिमी घाट, तो इस साइड मिलने वाले घाट को क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। तो इस साइड क्या मिलेगा? पश्चिमी घाट। और इस साइड हमें क्या मिलेगा? सॉरी, उल्टा लिख लिया। तो इस साइड मिलने वाले घाट को कहेंगे पूर्वी घाट और इस साइड मिलेगा वो होगा आपका पश्चिमी घाट। तो इसका मतलब इसकी स्थलाकृति के अंदर पश्चिमी तट भी आ रहे हैं और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी आएंगे और मध्य का संपूर्ण, ठीक है, और बीच का जो पठारी भाग है, तो ये बीच का तो पूरा पठारी भाग आएगा ही आएगा। तो इसमें तीनों चीजें आती हैं। तो इसमें संपूर्ण पठारी भाग भी आएगा, तो विंध्य पर्वत के नीचे का संपूर्ण पठारी भाग। दूसरा, इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आएंगे और तीसरा इसमें तटीय मैदान भी आएंगे। तो ये पूरा कहलाता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे पूरा? देखो, एक थ्योरी में अगर हम कन्वर्ट करें तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भारत से तात्पर्य विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग, जिसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर को, पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी को तथा दक्षिणी सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती है। इसका अलावा इसके अंतर्गत संपूर्ण पठारी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट भी शामिल होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है, ये तो हो गया प्रायद्वीपीय भारत। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत तो समझ में आ ही गया सभी को। तो यहाँ पर एक बार प्रायद्वीपीय भारत का डायग्राम बना लेंगे कंपेयर के लिए और यहाँ पर हम पढ़ लेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो अब इसमें क्या क्या आता है? तो जब हम प्रायद्वीपीय पठार की स्टडी करते हैं तो लगभग सेम है, 19-20 का अंतर आता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी उत्तरी सीमा जो है, तो सबसे जो उत्तरी सीमा है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? विंध्य पर्वत के द्वारा बनाई जाती है। तो विंध्यन पर्वत, तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग, और इसमें भी हमने यही लिखा था, तो ये सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी में देखेंगे तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग, तो इसमें भी सेम आ रहा है। तो इसमें भी हम कौन सा क्राइटेरिया ले रहे हैं? विंध्यन पर्वत ही ले रहे हैं। तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण का एरिया इसमें आता है और विंध्यन पर्वत के दक्षिण का एरिया इसमें आता है। तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग, जिसकी सीमा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करती है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और विंध्यन पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग, संपूर्ण उठा हुआ भूभाग, जिसकी सीमा पश्चिमी तट एवं पूर्वी तटों को टच करती है। बस अंतर सिर्फ यहीं पर है। तो वो अंतर है, जो कृपा रुकी है ना, वो यहीं से रुकेगी
कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा तट, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट, और इधर वाले तट को क्या बोला जाता है, पूर्वी तट। तो ये जो एरिया आता है ये इसमें नहीं आएगा, तो यहां पर पश्चिमी तट आएगा और यहां पर पूर्वी तट आएगा, और इसके अलावा यहां पर घाट भी आएंगे। तो इस साइड का पश्चिमी घाट भी इस पूर्वी घाट ऐड होगा, और इस साइड का पश्चिमी घाट भी ऐड होगा। इसमें पश्चिमी घाट भी आएगा और पूर्वी घाट भी आएगा। और इसकी सीमा कहाँ तक टच करेगी, तो इसकी जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी तक टच करेगी, और इस साइड की जो सीमा है वो अरब सागर और नीचे हिंद महासागर को टच करेगी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें यह डिफरेंस आएगा कि यहां पर जो पश्चिमी तट है ये इस साइड का पश्चिमी तट हो गया, और ये इस साइड का पूरा पश्चिमी तट हो गया। तो इस साइड वाले को बोलेंगे हम कौन सा तट, पूर्वी तट। तो ये पूर्वी तट हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिमी तट। और इसी पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंदर क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा पश्चिमी घाट, और इस साइड क्या मिलेगा आपको, पूरे का पूरा पूर्वी घाट। तो ये पूर्वी घाट हो गया। तो आप कहेंगे सर चीजें तो सेम आती जा रही है, सेम नहीं, अभी अंतर बताएंगे। सेम नहीं है ये पश्चिमी घाट। अब ये बीच का भूभाग हो गया, ठीक है, तो ये भूभाग बीच वाला हो गया, पठारी भाग। तो ये तो ऐड करना ही करना है, तो पठारी भाग तो इसमें भी आता है, तो ये पूरे का पूरा पठारी भाग आता है। तो ये पूरा पठारी तट वगैरह सब इसमें शामिल होंगे, तो तब क्या बोलेंगे इसको, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय पठार में क्या होगा कि इसकी जो सीमा है, तो इसकी सीमा समुद्र को टच नहीं करेगी, केवल यहां तक टच करेगी, इसकी सीमा यहां तक टच करेगी। तो इसके दोनों भागों पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट मिलेंगे, जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को स्पर्श करेगा। तो ये समुद्र को इनडायरेक्टली टच नहीं करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पहली चीज तो जो तटीय या पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय जो मैदान है, ये जो दोनों मैदान हैं पश्चिमी तटीय एवं पूर्वी तटीय, ये नहीं आएंगे। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो टच करेगी किसको, पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित, और ये तट करेगी पश्चिमी तटीय मैदान तक। तो पश्चिमी घाट से निर्धारित होगी और पश्चिमी तटीय मैदान से स्पर्श करेगी, मैक्सिमम यहां तक होगी। ऐसे ही पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा जो है ये पूर्वी घाट द्वारा निर्धारित होगी और पूर्वी तटीय मैदान से स्पर्श करेगी। मतलब इसमें मैदानों को शामिल नहीं किया जाता, केवल ऊंचे उठे पठार का मतलब ही होता है। तो यहां पर हम पठार नहीं कह रहे थे, यहां पर हम कह रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत में तो सब आ जाएंगे, पठार भी आएंगे, मैदान भी आएंगे, घाट भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर केवल घाट को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन तटों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग नहीं बोलेंगे, संपूर्ण पठारी भाग। यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां पर हम लिखेंगे संपूर्ण भूभाग, तो ये संपूर्ण भूभाग इसमें आ जाएगा, इसमें लिखेंगे संपूर्ण पठारी भूभाग, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को शामिल नहीं करेंगे। मतलब ये समुद्र तक टच करेगा ही नहीं, इनडायरेक्टली ये प्रायद्वीप का हिस्सा है, लेकिन ये रियल में तटों को टच नहीं, तटों को टच करेगा लेकिन बर्फ सागर और बंगाल की खाड़ी को स्पर्श नहीं करेगा। तो ये अंतर आता है प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय भारत में। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे 3 क्वेश्चन मैंने शुरू में आपको बताए थे। पहला क्या था, प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय पठार में क्या अंतर है, भारतीय पठार में क्या अंतर है, तो इंडियन पेनिनसुलर और पेनिनसुलर प्लेटू में क्या अंतर है। तो अभी तक हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने प्रायद्वीपीय भारत, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार, ये भी क्लियर हो गया। अब भारतीय पठार की बात की जा रही है, इंडियन प्लेटू।
पेनिनसुलर प्लेटू केवल इंडियन प्लेटू की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या आता है, तो इन दोनों के अंदर जो इक्वलिटी थी वो तो हम समझ चुके हैं। तो इन दोनों के अंदर एक कॉमन विशेषता थी कि विंध्यन पर्वत के दक्षिण से, तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी थी कि यहाँ पर हमें कहाँ तक लेना है, विंध्यन पर्वत लेंगे। यहाँ पर भी जो तट लेंगे वो कहाँ तक लेंगे, विंध्यन पर्वत लेंगे। बस इन दोनों में अंतर क्या था कि इसमें तटीय मैदान शामिल हो जाएंगे और इसमें तटों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों में माइनर माइनर सा डिफरेंस था, बाकी की सारी चीजें सेम है। अब प्रायद्वीपीय भारत तो यहां लिखा नहीं है, यहां तो भारतीय पठार लिखा हुआ। तो जब भारतीय पठार लिखा हुआ तो इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग होगा। तो इसकी जो सीमा है ये आपकी पूरी जो मैदान है, तो ये वाला जो हिस्सा है ऊंचा ऊंचा याद रखना। तो तट याद रखना, क्योंकि यहाँ पर पठार की बात हो रही है तो तट यहां पर भी शामिल नहीं होंगे। तो पश्चिमी तट को शामिल नहीं करेंगे, पूर्वी तट को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब पठार लग गया तो तट नहीं आएंगे। तो ये संपूर्ण भूभाग और इसकी जो उत्तरी सीमा है, ये जो सीमा, ये विंध्य पर्वत तो यहां तक रह गया, तो ये विंध्य पर्वत के भी ऊपर तक चला जाएगा। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार है, यहां से ये उत्तरी कगार है यहां तक फैला होगा, मतलब ये वहां तक फैला होगा जब तक मैदान स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ये जब भारतीय पठार को कहते हैं तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी सीमा उत्तर में, जैसे मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग देखेंगे, चंबल नदी के पास का क्षेत्र, वहां से यूपी की तरफ पठार मुड़ जाता है, तो वहां तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, भारतीय पठार में स्टडी करते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अबाउट पेनिनसुलर इंडिया। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ना है, ना कि हमें इंडियन पेनिनसुला पढ़ना है, ना ही प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है इंडियन प्लेटू। तो प्लेटू के अंदर याद रखना प्लेन को नहीं पढ़ेंगे। तो ये भारत का सबसे बड़ा भूप्रभाग है। तो भारत का सबसे बड़ा जो भूभाग है वो कौन सा मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायंत्री चट्टानों से बना हुआ। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने, बहने का मतलब बहाव लिख सकते हैं या संचलन लिख लो, संचलन के कारण हुआ था और इस प्रकार यह प्राचीन भूभाग का एक भूभाग बन गया है। तो कुल मिला के अगर इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए, तो अगर इस पूरे पेनिनसुला की बात की जाए तो इस पेनिनसुला की जो चट्टानें हैं, जो चट्टानों का निर्माण होता है, वो आपको यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें भी मिल जाती हैं इसमें। तो बहुत प्राचीन चट्टानें मिलती हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल की दो चट्टानें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको आर्कियन नीस की चट्टानें मिल जाती हैं अरावली रेंज के अंदर, और यहाँ पर आपके कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी मिल जाती हैं। तो ये दोनों चट्टानें किस क्रम की हैं, प्री कैम्ब्रियन क्रम की। इसके अलावा इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी मिल जाती हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भी आपको मिल जाएंगी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोनों प्रकार की चट्टानें यहाँ पर हमें मिलती हैं। और इसके अलावा इस प्रायद्वीपीय, और ये चट्टानें किस काल में बनी थी, ये कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। तो ये किस काल की चट्टानें हैं, कैम्ब्रियन काल की चट्टानें, कैम्ब्रियन चट्टानें। और यहां पर जो बना हुआ है ये वाला हिस्सा, ये आपका बना हुआ है गोंडवाना समय का। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और ये किस काल में बना था, कार्बोनी फेरस के अंदर। और इसके अलावा इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपको यहाँ पर जो दक्कन का लावा मिलता है, यहाँ पर जो दक्कन लावा है, तो दक्कन लावा भी आपको जो क्रेटेशियस काल में आया था, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब है इस प्रायद्वीपीय पठार में प्री कैम्ब्रियन से लेकर, इस प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्रेटेशियस काल तक की, मतलब हिमालय की काराकोरम निर्माण की स्थिति तक क्रेटेशियस काल की चट्टानें हमें देखने को
मिलती है। मतलब इसमें प्राचीन से प्राचीन भूखंड भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया, अब ये डिवाइड किससे हुआ था इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हम जानते हैं कि जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पूरे का पूरा एक लैंड था जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता है। अब जब ये पेंजिया डिवाइड हुआ, पेंजिया जब आगे जाके डिवाइड होता है और ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंगारा लैंड, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं गोंडवाना लैंड। और आगे जाकर फिर इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का इसका फिर से विभाजन होता है, पुनः विभाजन। तो जब विभाजन होता है तो इसी से आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और इस साइड आपका पूरे का पूरा यूरोप एशिया वगैरह का कॉन्सेप्ट बनकर आता है। तो यहाँ पर यूरोप और एशिया, ठीक है। और इसी जो गोंडवाना लैंड था, इसी से आपका साउथ अमेरिका बनकर आता है, इसी से अफ्रीका महाद्वीप बना था, इसी से आपका ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेशन हुआ, इसी से आपका यहाँ पर इंडिया का पठार जो था उसका फॉर्मेशन हुआ। तो कुल मिला के हमें देखना है कि हमारा जो भारत है वो किस लैंड से निकल कर आया था, प्रायद्वीपीय लैंड से निकल कर आया था। तो स्टार्टिंग में जो हमारी टोपोग्राफी थी वो केवल हमारे पास क्या थी, यही प्रायद्वीपीय पठार हमें मिलता है। ये सबसे प्राचीन है क्योंकि सबसे पहले निर्माण इसी का हुआ था। इसके बाद जो निर्माण हुआ वो दूसरे नंबर पर किसका हुआ, इसके बाद जो हमें निर्माण देखने को मिलता है वो हिमालय का देखने को मिलता है। तो सेकंड नंबर पर हिमालय और उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आए थे, मैदान। तो सबसे प्राचीन जो टोपोग्राफी है, सबसे ओल्डेस्ट टोपोग्राफी हमें कहाँ मिलती है, प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलती है, जहां पर प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्रिटेशियस काल तक की चट्टानें मिलती, जिसमें आर्कियनीस, धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और यहां तक कि क्रिटेशियस काल के जो लावा निक्षेप थे वो भी हमें इसी पेनिनसुलर प्लेटू पर देखने को मिलते हैं। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर, तो अगर आप दक्षिण भारत, इसको आगे जाकर अपन पढ़ेंगे, तो दक्षिण भारत के अंदर सबसे ऊंची जो चोटी मिलती है वो है अन्नाई मुदी। तो अन्नाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है वो वैसे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी हिंट के लिए बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी। स्लोप की अगर हम बात करें, पूरे पेनिनसुला के स्लोप की अगर हम बात करेंगे, तो ये पूरे पेनिनसुला का स्लोप किस साइड है, तो स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो यहां से स्लोप इस साइड मिलेगा और ये स्लोप आपको इस साइड मिलेगा। मतलब इसका जो स्लोप है वो उत्तर पूरब और दूसरा पूरब की ओर। तो कुछ स्लोप उत्तर पूरब की ओर है और कुछ स्लोप पूरब की ओर है। और किसी भी स्लोप को समझने के लिए आपको नदियों को समझना होगा, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स, ये सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां भी किधर प्रवाहित होती हैं, उत्तर पूरब की ओर। तो ये नदियां उत्तर पूरब की ओर चलती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो टोपोग्राफी है ये उत्तर पूरब की ओर मुड़ी हुई है। पूरब की ओर मुड़ी हुई है तो पूरब की ओर भी कई नदियों का निकलती है, जैसे महानदी पश्चिम से पूरब में जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। ये सारी नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ये नदियां भी पश्चिम से किधर प्रवाहित हो रही हैं, पूरब की ओर। इसका मतलब है कि हमारे पूरे प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, तो पूरे पेनिनसुला का जो स्लोप है, क्योंकि नदियों से ही हम स्लोप को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से महानदी इस डायरेक्शन में चलती है, गोदावरी यहाँ चलती है, इसी के नीचे यहाँ पर कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सारी नदियां पश्चिम से पूरब जा रही, तो इसका मतलब पश्चिमी भाग ऊंचा है और पूर्वी भाग क्या है, नीचा है। दूसरा, इसी जगह से निकलकर जाती आपकी चंबल नदी। तो चंबल नदी इस डायरेक्शन में चलती है, सिंध नदी भी इस डायरेक्शन में चलती है,
बेतवा नदी भी इस डायरेक्शन में चलती है, केन भी इसी डायरेक्शन में जाती है, टॉन्स और सॉन भी इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पूरा डायरेक्शन किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जाता है। तो किसी भी पठार को समझना हो तो हम उसके स्लोप से, उसकी नदियों से उसके स्लोप का अध्ययन कर सकते हैं कि वो पठार किस तरफ मुड़ता है। अगर हम इसके बाउंडेड बाई की बात करें कि ये किससे घिरा हुआ है, तो बाउंडेशन तो हम ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो बाउंडेड बाई तो बात किसकी हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की, बताओ। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम जाएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ तटों को शामिल नहीं किया गया है, तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को छोड़कर संपूर्ण भूभाग इसका शामिल हो जाता है। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसको ज्यादा रिपीट करने की अब शायद जरूरत नहीं है, तो फिर भी लिख रहे हैं। तो इसमें केवल जो पूर्वी तट हैं इसको शामिल नहीं करेंगे और इस तरफ पश्चिमी तट को शामिल नहीं करेंगे। तो इन तटों को छोड़कर बीच का जो भूभाग है, ये तटों को छोड़कर पूरे का पूरा भूभाग आपका पठार के अंतर्गत आता है, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी इंक्लूड हो जाएंगे। और उत्तर की सीमा हम जानते हैं, तो उत्तर की सीमा कौन बना रहा है, विंध्यन पर्वत बनाएगा। तो उत्तर में विंध्यन, पश्चिम में पश्चिमी तट और पूर्व में पूर्वी तट। घाट इसमें ही इंक्लूड रहेंगे क्योंकि वो ऊंचे भूभाग है। बाउंडेशन बताने के बाद इसमें आप रिवर बता सकते हो। तो रिवर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो पहली रिवर उत्तर पूर्व की ओर वाली बता दो, वो नाम आपको बता चुका हूं। दूसरा पूरब की ओर, तो पूरब की ओर बहने वाली नदियां, तो जैसे लिख रहे हैं दोबारा फिर, तो जैसे महानदी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, गोदावरी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कृष्णा का एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पर आप चंबल का एग्जाम्पल लिख लो, बेतवा का एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, सोन नदी का, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो नदियों के नाम लिख लो। फिजियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो इसकी जो भू की जो विशेषताएं हैं या भू आकृति की जो विशेषताएं हैं वो आपको क्या मिलती है, तो इसका मतलब है कि इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हमें बीहड़ देखने को मिलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हमें क्या मिलेंगे, बीहड़ रिवाइन लैंड देखने को मिलेंगे। आगे जाकर पढ़ेंगे तो जो चंबल वाला बेल्ट है ये पूरे का पूरा रिवाइन लैंड के लिए फेमस है। इसी में आपको बहुत सारे गॉर्ज का निर्माण मिलेगा, तो ज्यादा तो नहीं मिलते, छोटे छोटे गॉर्ज या दर्रे लिख लेना। वैसे ये दर्रे लिखे हुए हैं तो अपन दर्रों को यहाँ पर यूज कर लेंगे। टार्स जो मिलते हैं वो जबलपुर के अंदर मिलते हैं, तो जबलपुर के अंदर आपको क्या है, टार्स देखने को मिल जाते हैं। ये टार्स क्या है, ये हिमानीकरण से बने होते हैं, हिमानी क्रम से बने हुई जो स्थलाकृति उसको बोलते हैं जबलपुर टार्स। इसी के अंदर आपको ब्लॉक माउंटेन मिल जाएगा, जैसे सतपुड़ा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसी के अंदर आपको भ्रंश घाटियां मिल जाएंगी, जैसे नर्मदा और ताप्ती भ्रंश, ठीक है। हिल्स तो बहुत सारी, हिल्स के तो कई एग्जाम्पल हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। दर्रों के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो दर्रे लिख सकते हैं, जैसे पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ठीक है, शैनकोटम दर्रा। तो ऐसे करके बहुत सारे दर्रे भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू के कुछ फिजियोग्राफी भी आप बता सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, तो इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली याद रखना, द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ द टू ब्रॉड डिवीजन, तो दो बड़े डिवीजन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला डिवीजन आपका होगा, उसको कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। तो जो बड़ा डिवीजन है उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, केंद्रीय उच्च भूमि। और जो दूसरा डिवीजन है उसको कहते हैं दक्कन का पठार। और इसमें एक तीसरी टोपोग्राफी भी ऐड चाहो तो कर लेना, ये दूसरा नंबर में, तीसरा यहां लिख दे रहा हूं। इसमें उत्तर पूर्वी पठार को भी पढ़ सकते हैं, उत्तर पूर्वी पठार, ये एक्स्ट्रा हमें करना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें केवल हम उत्तर पूर्वी पठार लिखकर छोड़ देंगे। वैसे दो ही
जरूरी है याद रखना, सामान्यतः हम दो भागों में ही डिवाइड कर लेंगे तो हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। तो सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन का पठार। अब इसमें डिफरेंस क्या है सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन के पठार में? तो पहले तो ये डिफरेंस निकाल लेते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन का पठार कैसे निर्धारित होगा। तो किस क्षेत्र को हम यहां से डिवाइड करेंगे? तो मध्य प्रदेश से एक नदी प्रवाहित होती है जो लगभग इस डायरेक्शन में जाती है। इस नदी को कहा जाता है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी एक मुख्य सीमा विभाजक है। तो इस नर्मदा नदी के ऊपर का जो पूरे का पूरा पठारी क्षेत्र है, इस नर्मदा नदी के उत्तर के पूरे पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। तो सिंपल याद रखेंगे, नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। और नर्मदा नदी के दक्षिण का जो संपूर्ण भूभाग है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण का जो संपूर्ण भूभाग है, तो इस संपूर्ण भूभाग को कहा जाता है केंद्रीय दक्कन का पठार। तो उत्तर का तो यह मेन जो क्राइटेरिया है वो आपको नर्मदा नदी से याद रखना है। मेन जो डिवाइडेशन है वो किससे हो रहा है? हमारा नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी आपका मुख्य विभाजक है। तो नर्मदा नदी के उत्तर के भूभाग को सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा नदी के दक्षिण के भूभाग को दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर का संपूर्ण भूभाग केंद्रीय उच्च भूमि और नर्मदा नदी के दक्षिण का संपूर्ण भूभाग दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है केंद्रीय उच्च भूमि को, सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड कहां पर स्थित है? तो पहला याद रखेंगे, नर्मदा के उत्तर में स्थित है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब ये पूरी की पूरी जो केंद्रीय उच्च भूमि यहां पर हमें मिलेगी, इस केंद्रीय उच्च भूमि की ये सबसे पश्चिमी सीमा आ जाएगी और इस तरीके से ये विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पश्चिमी सीमा पर हमें क्या मिलता है? तो इस पश्चिमी सीमा पर अगर हम जाएंगे तो इस पश्चिमी सीमा पर आपको एक पर्वत मिलेगा जिसको कहा जाएगा अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन। इसका मतलब इसकी जो सबसे नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है, तो केंद्रीय उच्च भूमि की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अरावली पर्वत के द्वारा। और दक्षिणी सीमा का तो निर्धारण हम पढ़ ही चुके हैं। तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होगा? नर्मदा नदी के द्वारा। अब पूर्वी सीमा में यहां पर आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार मिल जाएंगे। तो पूर्वी सीमा पर आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठार मिलेंगे, तो पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार मिलेंगे। तो इस क्षेत्र को कहा जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि। तो हम कह सकते हैं केंद्रीय उच्च भूमि की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत के द्वारा, दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी के द्वारा एवं उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसके जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है वो, हालांकि दक्कन में भी हम पढ़ लेते हैं, तो ये जो सबसे इधर स्थित आता है उसको छोटा नागपुर पठार भी बोल देते हैं। तो यहां तक ये टच कर जाता है। तो ये वैसे कहां तक टच करेगा? छोटा नागपुर की पठार तक भी टच करता हुआ मिलेगा। अब सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो इस सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसको जरा समझते हैं। तो राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग पर यहां पर एक पूरी की पूरी रेंज मिलती है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल हम समझ रहे हैं। तो इस पूरे पश्चिमी भाग में जो आपको रेंज मिल रही है, इसी रेंज को कहा जाता है अरावली पर्वत। और इसी अरावली पर्वत के नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक पठारी क्षेत्र मिलेगा। तो इस पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो इस पठारी क्षेत्र को कहते हैं मेवाड़ का पठार। तो इसी के दक्षिण में हमें क्या मिलता है? मेवाड़ का पठार मिलता है। और मेवाड़ के पठार के नीचे जाएंगे तो फिर से आपको मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर एक पठारी क्षेत्र मिल जाता है। तो इस पठारी क्षेत्र को कहा जाता है मालवा का पठार। तो ये क्रम जरूर याद रखना कि हमें क्या मिलता जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मालवा पठार मिलेगा। तो मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार। इसके बाद पूरी की पूरी एक पर्वत श्रेणी मिलेगी इस पठार से होते हुए। इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो क्या मिलेगी हमें? विंध्यन माउंटेन रेंज मिलेगी। और इसी विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है यहाँ पर, इसी को कहा जाता है नर्मदा भ्रंश। तो यहाँ पर आपको नर्मदा भ्रंश की घाटी मिल जाएगी और नर्मदा भ्रंश के नीचे फिर आपको एक माउंटेन चेन मिलेगी। इस माउंटेन चेन को कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत मिल जाएगा? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के दक्षिण में फिर से एक नदी आपको प्रवाहित होते हुए मिलेगी जिसको कहा जाता है ताप्ती। और मध्य प्रदेश के पूरब में इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो पठार और मिल जाएंगे जिनके नाम हैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। तो यहाँ पर मिल जाएगा बुंदेलखंड और इसी के नीचे मिल जाएगा बघेलखंड। तो इस तरीके से ये सारा मैटर आता है किसके अंदर? केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर। और इस साइड जो मिलेगा आपको वो राजस्थान का डेजर्ट मिलेगा। तो राजस्थान मरुस्थल या राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान बांगर या मरुस्थल कुछ भी कह लो। तो सबसे पश्चिम में कहां से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे उत्तर पश्चिम में राजस्थान बांगर मिलेगा। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा हमें? राजस्थान बांगर। तो इसमें सबसे पहली जो टोपोग्राफी मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें? राजस्थान बांगर या राजस्थान मरुस्थल मिलेगा। अब ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर से नीचे की ओर। राजस्थान बांगर के नीचे जाएंगे तो आपको अरावली माउंटेन मिलेगा। अरावली माउंटेन के नीचे जाएंगे तो मालवा का पठार मिलेगा। उसके नीचे विंध्यन माउंटेन मिलेगा। उसके बाद नर्मदा वैली मिलेगी। फिर सतपुड़ा पर्वत मिलेगा और उसके बाद ताप्ती वैली मिलेगी। इनको अलग से याद रखना, ये सीक्वेंस में नहीं आते, ये साइड पे हैं। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको साइड में मिलेंगे, एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। अब सीक्वेंस से याद रखने का फायदा क्या होगा? जैसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान बांगर और मालवा के पठार को कौन विभाजित करता है? हम कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी विभाजित करती है। अब क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी को विंध्यन पर्वत श्रेणी से कौन अलग करता है? मालवा का पठार। यहाँ पर एक मेवाड़ भी ऐड कर लेना, मालवा के ऊपर ही क्या मिलेगा? मेवाड़ पठार मिलेगा। तो ऐसे विंध्यन और सतपुड़ा को कौन अलग करता है? नर्मदा। नर्मदा को ताप्ती से कौन अलग करता है? माउंटेन। अगर आपको ये पूरा सीक्वेंस याद है, अगर आपको ये पूरे का पूरा सीक्वेंस याद है तो आप बड़ी आसानी से इनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर रटने की नौबत नहीं आएगी। ये पूरे का पूरा केंद्रीय उच्च भूमि का एक विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब इस केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर किसके बारे में? अरावली पर्वत के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो अरावली पर्वत का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अरावली पर्वत के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि अरावली पर्वत का डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो अरावली पर्वत आपको इस रेंज पर पूरे का पूरा मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो रेंज आपको मिलेगी ये किसकी रेंज होगी? अरावली पर्वत की। यहां लिख लेते हैं अरावली पर्वत। ये पूरी की पूरी जो रेंज आपको अरावली पर्वत की मिल रही है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ कुछ फैक्ट भी अपन इसके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसकी स्थिति। अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? लोकेटेड, लोकेशन क्या है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हम कह सकते हैं भारत की उत्तर या भारत के उत्तर पश्चिमी लिख लें, की जो मत लिखो नहीं तो सीमा लिखनी पड़ेगी। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो समझ में आ गया। तो पहले तो स्थिति बताएंगे कि ये कहां पर है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे
उत्तर पश्चिमी सीमा भी बनाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या करता है, ये उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी करता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा अगर देखेंगे तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसके विस्तार के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसका विस्तार कहां पर है। तो विस्तार अगर हम देखेंगे तो ये मुख्यतः किस स्टेट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो स्टेट मिलेगी वो गुजरात मिलेगी, और बीच में जो मिलेगा वो राजस्थान मिलेगा, और इस साइड जो मिलेगा वो दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र मिलेगा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा तक फैला हुआ है, और इसकी जो दिशा होगी तो दिशा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे करके। जब कोई चीज इस डायरेक्शन में जाती है तो उसमें हम डायरेक्शन निकालने के लिए समझ लेते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब इसका जो विस्तार है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। लेकिन हमें पूरा बताना है, हमें पूरा क्या बताना है, तो विस्तार तो बता दी हमने, इसके राज्य भी बताएंगे। तो दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात से। तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर, तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पूर्व याद रखेंगे, सॉरी सही है, दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व तक दिल्ली या हरियाणा याद रख लेना, दिल्ली हरियाणा या तक है, इतना लिख लो, दिल्ली हरियाणा तक है। तो इस तरीके से इसका पूरे का पूरा हमें क्या मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन इसके मध्य भाग की बात करेंगे, जब मध्य वाले भाग की बात करेंगे तो मध्य भाग जो है, तो मध्य जो भाग है वो कहां पर स्थित है, तो मध्य भाग आपका राजस्थान में स्थित। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, अब इसको आगे समझते हैं। तो पूरे का पूरा जो विंध्यन पर्वत है, सॉरी अरावली जो पर्वत है पूरे का पूरा, ये अरावली पर्वत आपका 3 राज्यों में फैला हुआ। तो किन किन राज्यों में फैला हुआ उसको देखते हैं जरा। तो इसका जो सबसे दक्षिण पश्चिमी भाग है, तो सबसे दक्षिण पश्चिम का जो भाग है वो गुजरात में पड़ता है। तो सबसे दक्षिण पश्चिम का भाग कहां पर है, गुजरात में। जो इसका मध्य भाग है, इस पर्वत श्रेणी का जो मध्य भाग है वो राजस्थान में पड़ेगा। और इस श्रेणी का जो सबसे उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है वो दिल्ली हरियाणा की सीमा पर पड़ेगा। अब गुजरात में इसका विस्तार कहां से स्टार्ट होता है, तो गुजरात में एक पहाड़ी मिलती है जौबट पहाड़ी। तो हम कह सकते हैं कि इसका विस्तार गुजरात में जौबट पहाड़ी से स्टार्ट होता है। और दिल्ली में रायसीना की जो पहाड़ी मिलती है, दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी मिलती है जिनके ऊपर प्रेसिडेंट हाउस भी बना हुआ है, तो इसका पूरे का पूरा विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात की जौबट पहाड़ी से लेकर उत्तर पूरब में दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक स्थित है। जो इसका मध्य भाग है वो कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। तो मध्य भाग कहाँ मिलता है इसका, राजस्थान में। राजस्थान में ही क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है। तो राजस्थान में ही सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। तो इसका सबसे ऊंचा स्थान भी राजस्थान में है, और इस पर मिलने वाला सबसे नीचा स्थान भी राजस्थान में है। तो सबसे नीचा स्थान भी यहीं पर मिलेगा। तो सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो सबसे ऊंचा स्थान मिलता है इसमें मिलने वाला गुरु शिखर। तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे नीचे स्थान की बात करें तो यहाँ पर मिलती है सांभर झील। तो सांभर झील किस प्रकार की झील है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। ये भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो ये गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में आएगा, क्योंकि मध्य भाग राजस्थान में। तो गुरु शिखर राजस्थान में, लेकिन ये किस पर्वत पर स्थित है, तो ये एक पर्वत मिलता है माउंट आबू। तो गुरु शिखर का संबंध किस पर्वत से है, माउंट आबू से।
और माउंट आबू से ही हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको अरावली पर्वत का पूरा क्षेत्र याद रखना है। और बाकी किसी भी नहीं, मेन जो एरिया वो राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र के अंदर आपको कुछ नदियां भी आप बता सकते हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां उद्गमित या प्रवाहित होती हैं। तो वैसे तो इसमें जो नदियां मिलेंगी वो शीतकालीन सॉरी ग्रीष्मकालीन नदियां मिलती हैं, रेनी सीजन वाली नदियां मिलती हैं। रेनी सीजन में इन नदियों में पानी आता है, आफ्टर रेन इन नदियों का पानी गायब हो जाता है। लेकिन एक नदी है फिर भी जो एक परमानेंट रूप से हमें मिलती है, वो है लूनी नदी। तो राजस्थान की ज्यादातर नदियां सूख जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें एक नदी याद रख सकते हैं, लूनी नदी। और एक नदी अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं बनास नदी। तो लूनी नदी और बनास दो नदियां मिलेंगी। लूनी नदी का जो मुहाना है वो कच्छ के रण में हो जाएगा, तो ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और जो बनास है ये चंबल की सहायक नदी है। तो ये क्या है, चंबल की सहायक नदी, चंबल नदी से जाकर मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा आपको याद रखना किसके बारे में, अरावली माउंटेन के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि अरावली माउंटेन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे, इस माउंटेन का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, तो इस माउंटेन के ओरिजिन की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। प्री कैम्ब्रियन में कैसे हुआ था, जब पृथ्वी की भूप्रपटी या जिसको सतह बोल देते हैं, तो इसमें क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी। धीरे धीरे ये कूलिंग होती जा रही थी और कूलिंग के साथ साथ सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा था। तो ये धीरे धीरे कूलिंग हो रही थी और कूलिंग के साथ साथ इसमें क्या हो रहा था, सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा था। आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन द ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ के जो ऊपरी क्रस्ट वाला भाग था उसमें धीरे धीरे कूलिंग हो रही थी और कूलिंग के साथ साथ वो सॉलिड होता जा रहा था। और इसी के अंदर जब संकुचन वगैरह हुआ तो इसी से क्या हो गया, कुछ पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ और उसी पर्वत श्रेणी को कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये उस समय के प्राचीन वलित पर्वत हैं। तो इसका मतलब है कि इन पर्वतों की ऊंचाई भी कभी ना कभी हिमालय की तरह ये ऊंचे हुआ करते थे, हिमालय की तरह ऊंचे थे, लेकिन इनके ऊपर लगातार क्या हो रहा था, अपक्षय और अपर्दन हो रहा था। तो अपक्षय अपर्दन ज्यादा प्रभावी होने के कारण ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, छोटे होते जा रहे थे। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा अपक्षय अपर्दन हुआ और इनका जो साइज था वो धीरे धीरे क्या होता गया, रिड्यूस होता गया। तो आप कहेंगे सर हिमालय पर भी, तो हिमालय भी तो सबसे ऊंचा है, आज हिमालय के ऊपर भी तो क्या हो रहा है, लगातार अपक्षय अपर्दन हो रहा है, तो उसकी भी हाइट कम होनी चाहिए। लेकिन हिमालय में ऐसा नहीं है, हिमालय आपका पूरे का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो हिमालय बर्फ से ढका हुआ, इस कारण से वहां पर इस प्रकार की समस्या नहीं आती। वो प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब वो बर्फ से कवर है, इसलिए वहां पर अपक्षय अपर्दन बहुत ज्यादा प्रभावशील नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो प्राचीन है ये अपक्षय अपर्दन से प्रभावित हैं, इसलिए इनकी जो ऊंचाई है, तो वर्तमान जो ऊंचाई है, वर्तमान में ऊंचाई वो बहुत कम हो गई है। इसलिए ऐसे पर्वतों को जिनकी ऊंचाई कम हो जाती है, या वो पर्वत जो अपक्षय से प्रभावित होते हैं या अपर्दन से प्रभावित होते हैं, उनको फिर एक नाम दिया जाता है प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। तो उनको क्या नाम दिया जाता है, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, ओल्ड रेजिड्यूल, इसको बोल देते हैं ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। तो ये तो हो गए ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, इनको क्या बोलेंगे, ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन। ये ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन के नाम से फेमस है। तो समझ में आया अरावली पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, अरावली पर्वत का विस्तार किन किन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना देते हैं। तो ये पूरे का पूरा आपका अरावली पर्वत है
और इसी अरावली पर्वत से दो नदियां निकालनी है आपको। इस साइड जो निकालेंगे वो कौन सी नदी होगी, लूनी नदी, और इस साइड जो निकालेंगे वो कौन सी नदी होगी, बनास नदी। और बनास जाकर किससे मिल जाती है, तो जो बनास नदी है इस तरफ से एक नदी आती है जिसको कहते हैं चंबल, तो ये किस नदी को ज्वाइन कर लेगी, तो इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। और इसी चंबल को ज्वाइन कर लेगी कौन, बनास नदी, तो ये है बनास नदी। और जो लूनी नदी है ये यहाँ पर कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है। बाकी कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पर जो पहाड़ी है उसको जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात में जो पहाड़ी है उसको क्या बोलते हैं, जोबट हिल कहा जाता है। ठीक है, और जो दिल्ली में मिलती है वो रायसीना या दिल्ली का टीला या मजनू का टीला भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर रायसीना पहाड़ी मिलती है। अब मध्य भाग में जो पहाड़ी आपको मिलती है, तो मध्य भाग में जो ऊंची चोटी मिलती है उसको कहते हैं गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो ये सिंपली याद रखना है। एक लास्ट चीज इसमें आपको याद रखनी होती है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट में, कि अरावली पर्वत अरावली जो पर्वत है ये पश्चिमी भारत का जल एवं जलवायु विभाजक है। ये क्या है, पश्चिमी भारत का जल एवं जलवायु विभाजक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये अरावली पर्वत बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। तो अरावली पर्वत की जो स्थिति हमें मिलती है वो कहाँ मिलती है, बिल्कुल इस पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ पर हमें मिलता है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है ये बिल्कुल पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलेगा। इस पश्चिमी भाग के इस साइड जाएंगे तो इस साइड आपको क्या मिलता है, राजस्थान का मरुस्थल मिलता है। इस साइड आपको मिलेगा राजस्थान का डेजर्ट एरिया, और इस साइड जो आपको मिलता है, तो इस साइड जो मिलता है वो गंगा यमुना का मैदान मिल जाता है, गंगा यमुना मैदान। क्योंकि जो गंगा नदी है वो यहीं से होकर जाती है। गंगा नदी दिल्ली के पास से ही ऐसे कार्व लेती है और गंगा नदी से जाकर तो ये यमुना और इधर से आ जाती है गंगा, प्रयागराज में मिल जाती है। तो पश्चिम में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो वर्षा कम होती है, तो ये शुष्क क्षेत्र है। एक तो ये कैसा है, शुष्क क्षेत्र है। तो शुष्क क्षेत्र है तो यहाँ की जो जलवायु है तो वो भी कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। ठीक है, जल की कमी है, ये हमें दिख ही रहा है, और वर्षा की भी कमी है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, अगर इस साइड देखा जाए तो इस साइड क्या है, ये आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ पर क्या नमी वगैरह मिलती है, तो ये आर्द्र क्षेत्र है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर जो जलवायु मिलेगी वो आर्द्र जलवायु मिलेगी। ठीक है, गर्मी ज्यादा नहीं होगी। बाकी यहाँ पर देखा जाए अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और अधिक जल की मात्रा भी मिलती है। इसलिए इसको पश्चिमी भारत का जल एवं जलवायु विभाजक कहा जाता है। ठीक है, वाटर डिवाइडर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, तो पश्चिमी भारत का जल एवं जलवायु विभाजक इसको कहा जाता है। तो ये कहानी कहलाती किसकी, पश्चिमी क्षेत्र में मिलने वाले अरावली पर्वत की। तो यहां तक आपको अरावली पर्वत में याद रखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला था, अरावली पर्वत। इसी अरावली के दक्षिण में जाएंगे तो अरावली के दक्षिण में क्या स्थित है, मेवाड़ का पठार। क्योंकि इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, मेवाड़ का पठार, और मेवाड़ के पठार के दक्षिण में क्या स्थित है, मालवा का पठार। तो अरावली पर्वत तो पढ़ चुके हैं, और मालवा के पठार के दक्षिण में क्या स्थित है, विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो पहले इतना करके देखते हैं, अगर ये कंप्लीट होता है तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेवाड़ का पठार कहाँ पर है, तो मेवाड़ का पठार का जो स्थिति है ये राजस्थान में स्थित है। मुख्यतः ये राजस्थान में, साथ में इसकी सीमा मध्य प्रदेश को भी लगती है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये अरावली पर्वत
और मालवा पठार के मध्य स्थित है। मालवा पठार के मध्य। और बनास नदी इस क्षेत्र से तीसरी प्रमुख जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या मिलता है, बनास नदी का अपवाह क्षेत्र मिलता है। तो बनास नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध किससे है, मैवाड़ के पठार से। क्लियर हुआ। ऐसे ही मालवा में याद रखना है, तो मालवा पठार कहां पर है, तो विंध्यन पर्वत के उत्तर में। तो पहला तो याद रखेंगे विंध्यन पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है। पूर्णता कहां पर है, मध्य प्रदेश में। पूर्णता मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कहां मिलेगा, पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक मिलती है, वैसे तो इसको जरूरत नहीं है करने की, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो मिलती है सिगार। तो इसकी हाईएस्ट पीक याद रखेंगे सिगार। इसके अलावा मालवा के प्लेटू की बात की जाए तो इसमें जो चट्टानें मिलती हैं, इस मालवा पठार में जो चट्टानें मिलती है वो मुख्यतः क्या मिलती हैं, बेसाल्ट चट्टान हमें देखने को मिलती है। बेसाल्ट चट्टान क्यों मिलती है, क्योंकि इसका संबंध ज्वालामुखी उद्गार से है। तो यहां पर क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलता है। और ये ज्वालामुखी उद्गार किससे संबंधित है, ये दक्कन लावा से संबंधित है। तो दक्कन लावा जो उत्तर की ओर फैल गया था, तो महाराष्ट्र में जो दक्कन में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो जो दक्कन लावा उत्तर की ओर फैला, उसी दक्कन लावा से निर्माण हुआ था किसका, बेसाल्ट चट्टानों का। अब आगे जाकर क्या होगा कि ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, इन बेसाल्ट चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो ये काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मालवा क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो मालवा क्षेत्र का जो मैग्मा है दक्कन में, जैसे यहां पर एक डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर जो लावा का उद्गार हुआ था, ये जो लावा उद्गार यहां पर हुआ था, ये किस काल में हुआ था, ये क्रेटेशियस काल में हुआ था। तो क्रेटेशियस काल में जो लावा हुआ था, इसी को हम दक्कन लावा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लावा दक्कन में निकला था। तो यही दक्कन का लावा जब उत्तर की ओर फैल जाता है यहाँ पर, तो कई जगहों पर फैलता है। तो फैलने के बाद कुछ क्षेत्र क्या है, इसका मध्य प्रदेश में आ जाएगा। जो मध्य प्रदेश में आएगा तो वो भी क्या है, एक लावा का पठार बनाएगा। तो लावा का पठार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसाल्ट है, और बेसाल्ट के अपक्षय पर्दन से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जब यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हो जाएगा तो काली मिट्टी में कपास और गेहूं की सबसे ज्यादा खेती जाती है। तो काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है, कपास और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो मालवा का क्षेत्र है, ये गेहूं के लिए फेमस है, कपास यहाँ कम होता है। तो ये किस फसल के लिए ज्यादा फेमस है, तो मालवा का क्षेत्र गेहूं की फसल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मालवा का सबसे। और इस क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करें तो इसमें बिल्कुल सम जलवायु देखने को मिलती है। तो मालवा क्षेत्र में जो जलवायु मिलती है वो बिल्कुल कैसी मिलती है, सम जलवायु। मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडों में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं मिलेगी, एक एवरेज सा टेम्परेचर हमें ऑल सीजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये थी आपकी अरावली पर्वत की कहानी, उसके बाद मेवाड़ और मालवा की कहानी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपकी जो रेंज आएंगी वो आएगी आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये क्रम जरूर याद रखना। और विंध्यन पर्वत श्रेणी के नीचे क्या मिलेगी, नर्मदा भ्रंश। तो नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फिर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे जाएंगे तो ताप्ती भ्रंश। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें इन भ्रंशों को तो डिटेल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में खास तौर पर पढ़ना है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश को केवल समझेंगे कि इन भ्रंशों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, जिसके अंदर हमने केवल आज केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ने का प्रयास किया,
जिसमें 70 या 80% हमने केंद्रीय उच्च भूमि को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा भूभाग बचा हुआ, उससे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम इसके दक्कन के पठार वाले क्षेत्र को भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।